प्रारंभ करते हैं मुग़ल बादशाह नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं के बारे में। इसका जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी में। इसकी माँ महिमा बेगम और पिता बाबर का निकाह 1506 ईस्वी में हुआ था। इसकी माँ महिमा बेगम शिया धर्म को मानने वाली थी और बाबर सुन्नी धर्म को मानने वाला था। हुमायूं तुर्की, अरबी, फारसी का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। साहित्य, काव्य, गणित, दर्शन, ज्योतिष शास्त्र, फलित और गणित, इन सब में इसकी रुचि थी। पानीपत की लड़ाई से पहले ही हामिद खां द्वारा संचालित अफगानों के एक लड़ाकू दल का सामना करने के लिए भेजा गया था और हामिद खां को इसने हरा दिया था। 1526 ईस्वी में हिसार फिरोजा का जिला हुमायूं के नाम कर दिया गया था और उसमें संभल की जागीर भी दे दी गई बाद में। खानवा के युद्ध के बाद बदख्शां का भी उत्तरदायित्व इसने संभाला था और 1528 में आगरा लौट आया था। अब इसके प्रारंभिक जीवन के बाद राज्यारोहण की भी बात करेंगे। जब 1528 में आगरा लौट आया, उसने संभल की व्यवस्था को संभाला था, लेकिन उसके बाद वह बीमार पड़ा और आगरा लाया गया। जिन दिनों बीमार होकर मृत्युशैया पर पड़ा था, तभी उसे बाबर का उत्तराधिकारी समझा जाता था और बाबर ने भी उसे अपना नाम उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। कहा जाता है कि इसका राज्यारोहण 30 दिसंबर 1530 को हुआ था, जबकि बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर को हो गई थी। इन 4 दिन का जो अंतर है वह इसलिए है क्योंकि मेहदी ख्वाजा को गद्दी पर बैठाने के लिए षड्यंत्र रचा गया था। प्रधानमंत्री उस समय के निजामुद्दीन अली मोहम्मद खलीफा थे और उन्होंने सोचा था कि मेहदी ख्वाजा को गद्दी पर बैठा दिया जाए। यह बाबर का बहनोई था और उसकी बहन खानजादा बेगम का पति था। इसीलिए ये 4 दिन उथल पुथल के रहे और इसे 4 दिन बाद सिंहासन प्राप्त हुआ। इसके अन्य भाई कामरान, अस्करी और हिंदाल छोटी अवस्था में थे, इसलिए इसे कोई दिक्कत नहीं थी सिंहासन पर बैठने में। अब प्रारंभिक कठिनाइयों की चर्चा करें तो मुगल साम्राज्य के अंतर्गत मध्य एशिया के बल्ख, कुंदुज और बदख्शा प्रांत थे। भारत में पंजाब, मुल्तान, अवध, उत्तर प्रदेश, बिहार, ग्वालियर, धौलपुर, बयाना और चंदेरी सम्मिलित थे।
यह असंगठित जैसी स्थिति में थे। साम्राज्य के अंतर्गत अनेक शक्तिशाली सरदार अफगान सरदार सिर उठाए हुए थे। स्वर्गवासी सुल्तान इब्राहिम के भाई महमूद लोदी ने मुगलों के हाथों से अपनी गद्दी पुनः प्राप्त करने की आकांक्षा बनाए हुए था। शेर खां सूर अफगानों को एक शक्तिशाली संप्रदाय के रूप में ढालने का अवसर खोज रहा था। इसके अतिरिक्त बिब्बन, बायजीद और जिनको उनके राज्यों में निकाल दिया गया था वे सब पुनः अपना राज्य चाह रहे थे। इस समय मिर्जा वर्ग भी था। मोहम्मद जमान मिर्जा प्रमुख था। ये तैमूर वंशी थे और वे अपना दावा करते थे। हिरात के सुल्तान हुसैन बैकरा का पोता था और हुमायूं की सौतेली बहन मासूमा बेगम से मोहम्मद जमान मिर्जा का विवाह हुआ था। बहुत महत्वाकांक्षी था। दूसरा प्रमुख मिर्जा था मोहम्मद सुल्तान और तीसरा मेहदी ख्वाजा, जिसे अभी चर्चा की गई थी। 4 दिन इसीलिए लेट हुआ था राज्याभिषेक में। तो जमान मिर्जा, मोहम्मद सुल्तान मिर्जा और मेहदी ख्वाजा, ये 3 प्रमुख मिर्जा वर्ग थे। हुमायूं के बंधु बांधवों में कहें तो पहला कामरान था, जो हुमायूं से 6 साल छोटा था। इसे काबुल कंधार का शासन दिया गया था। दूसरा अस्करी था, जो 8 साल छोटा था। तीसरा हिंदाल था, जो अस्करी से 2 साल छोटा, यानी हुमायूं से 10 साल छोटा था। हिंदाल ये सभी उपद्रवी जैसे थे, आसान थे, सबकी दिल्ली पर निगाह थी। लेनपुल ने लिखा है कि सदा से निर्बल और अस्थिर होने के कारण अस्करी और हिंदाल महत्वाकांक्षी व्यक्तियों के हाथ के यंत्र होने के कारण खतरनाक मालूम देते थे। अब यहाँ बाबर की विरासत की चर्चा करें, जो इसे प्राप्त हुआ था। अभी मुगल प्रजा मुगलों को आक्रांता के रूप में ही देख रही थी और फौजी जागीरों की अव्यवस्था भी कम नहीं थे। हुमायूं के कानों में उसके पिता का यह अंतिम उपदेश भी गूंजा करता था कि चाहे उसके भाई अच्छे व्यवहार योग्य हों या न हों, लेकिन हुमायूं को उनके साथ अच्छा व्यवहार ही करना चाहिए। एक कर्तव्यपरायण पुत्र होने के कारण वह इन बातों को ध्यान रख रहा था। अब कहें कि जो कठिनाइयाँ आती हैं हुमायूं के लिए, 2 तरह के कठिनाई विशेष रूप से दिखाई देती है। पहले यह है कि बिहार की तरफ अगर देखें, उसके सीमांत क्षेत्रों के देखें, तो बिहार में अफगान थे। वे इसके विरुद्ध थे। गुजरात बहादुर शाह था और वह मालवा मेवाड़ जीतने की योजना बनाता है।
और दिल्ली पर भी अधिकार करने की स्थिति खोजता है। कैसे हम दिल्ली पर अधिकार कर लें। व्यक्तिगत रूप से भी अगर देखें तो यद्यपि हुमायूं 23 वर्ष का हो चुका था, फिर भी एक सैनिक योग्यता जिस तरह होना चाहिए, कूटनीतिक दक्षता होनी चाहिए, वह अभी इसमें नहीं था। यह किसी बात को जल्दी से तय कर ले और जल्दी से उसे हटा दे या जल्दी से उसे कर डाले, इस तरह का इसका व्यवहार था। लेनपुल ने लिखा है कि उसमें चारित्रिक बल और संकल्प शक्ति का अभाव था। डटकर प्रयत्न करना उसकी शक्ति के बाहर था और जब भी विजय प्राप्त करता तो वह अपने हरम में जाके आनंद से पड़ा रहता और अपना अमूल्य समय अफीम खाने के कारण दुनिया में नष्ट करता रहता था। इस तरह उसका व्यक्तिगत स्वभाव जो था वो भी एक बड़ी कठिनाई थी। अब एक देखते हैं कि इसकी कठिनाइयों में इसकी खुद की भूलें भी शामिल थे। ये साम्राज्य का विभाजन करता है। यह अपने चचेरे भाइयों में साम्राज्य को बांट देता है। सुलेमान मिर्ज़ा को बदख्शां में स्थायी रूप से रख देता है, पद दे देता है। हिंदाल को बदख्शां से लौटने पर मेवात का क्षेत्र दे देता है। अलवर, गुड़गांव, मथुरा, आगरा ये सब शामिल था। मेवात की राजधानी अलवर भेज दिया। संभल का जिला अस्करी के नाम रख दिया गया। कामरान को जो विद्रोही था उसे काबुल और कंधार का स्थायी रूप से अधिकारी बना दिया गया। पंजाब और हिसार, फिरोजा के ज़िले भी उसी में आ गए। पंजाब और हिसार के अब जो ज़िले थे, जब यह कामरान के पास पहुंच गए, जबरन ले लिया उसने, तो हुमायूं ने समझ लीजिए कि अपने पिता के साम्राज्य के संगठन की जड़ ही काट दी। यानी अब जहाँ से सब जुड़ा था पूरा राज्य, सब एक में, काबुल, कंधार और सिंध के क्षेत्र कामरान के अधिकार में चले जाने से अब रंगरूटों का क्षेत्र चला गया जहाँ से भर्ती करते थे। कामरान का पंजाब और अफ़गानिस्तान का शासक बनाने से मध्य एशिया से संपर्क छूटता है। इस तरह से देखते हैं कि उसके जो साम्राज्य का विभाजन था उससे यह बहुत कठिनाई में पड़ा। हर तरफ ये अपने ही लोगों से घिर गया। अस्करी, सुलेमान मिर्ज़ा, कामरान, इन सब से घिर गया। अब उसे उधर जाने की ज़रूरत नहीं, पश्चिम की तरफ एकदम निकल नहीं सकता क्योंकि वह इसके भाइयों के अधिकार में चले गए। इसे चचेरा भाई भी कहते हैं। चचेरा भाई कहें या एक आप समझ लें कि दूसरी माताओं से उत्पन्न पुत्र थे, तो इसे स्पष्ट रखेंगे अपने में। ये अपने भाइयों को बांटा, या कहीं की पुस्तकों में आप पाएंगे चचेरे भाइयों को बांटा। अब कालिंजर का अभियान करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात होती है 1531 में। बुंदेलखंड के क्षेत्र है, दुर्ग है वहाँ का कालिंजर। यहाँ कुछ देर तक घेर के रखता है और बाद में
हुमायूं सुलह कर लेता है और वहाँ राजा से मुआवजा मांग लेता है। वो सोचता है कि यहाँ अब बुंदेलखंड के बाद हम पूरब में चले जहाँ अफ़गान उपद्रव कर रहे हैं। अब यह पूरब में उपद्रव हो रहा था, वहाँ जाना ज़रूरी था, लेकिन यह एक इसकी बड़ी भूल थी कि कालिंजर के अभियान करता है। कालिंजर का राजा पराजित भी नहीं हुआ, अपनी तरफ मिलाया भी नहीं, मित्र भी नहीं बनाया और पूरब की तरफ चल दिया। अब ये चलता है चुनार का घेरा डालने के लिए, चुनार की तरफ बढ़ता है। अब कालिंजर का घेरा उठा करके वो अफ़गानों से लड़ने के लिए चल पड़ता है। महमूद लोदी के संचालन में बिहार के अफ़गान जो थे वह मुग़लों के जो प्रदेश हैं, उत्तर प्रदेश के जौनपुर क्षेत्र, उस तरफ बढ़ रहे थे। और यहाँ जो गवर्नर था जुन्नैद बरलास, ये प्रधानमंत्री जो था खलीफा का छोटा भाई था। जुन्नैद हार जाता है, यानी मुग़ल हारते हैं एक तरह से, और अफ़गान लोग बाराबंकी ज़िले के पास नवाबगंज तक पहुंच जाते हैं। हुमायूं और महमूद लोदी की मुठभेड़ दोहरिया में 15 अगस्त 1532 ईस्वी में होती है और इसमें अफ़गान पराजित हो जाते हैं, बिहार की ओर भाग जाते हैं। हुमायूं चुनार दुर्ग को घेर लेता है जो शेर खां के आधिपत्य में था। घेरा पड़ा रहता है। बाद में 4 महीने बाद वहाँ से भी घेरा उठा लेता है और शेर खां या ये कहें कि शेर शाह का आत्मसमर्पण हो जाता है और शेर खां अफ़गान सैनिकों की एक टुकड़ी अपने लड़के कुतुब खां के संरक्षण में मुग़ल सम्राट की सेवा में छोड़ दी जाती है। यहाँ भी ये समय अपना बर्बाद करता है। वहाँ से लौटने के बाद चुनार से अब हुमायूं 1.5 वर्ष तक आगरा और दिल्ली में खूब आमोद प्रमोद करता है, अपना पैसा खर्च करता है राजभोगों पर, पुरस्कार बांटता है, बहुमूल्य खिल्लत बांटता है, सब धन अपना खर्च करता है। दिल्ली में एक बड़ा सा दुर्ग बनाने की उसने योजना बनाई और उसमें पैसा खर्च किया, जो दीन पनाह नाम रख करके उस दुर्ग को बनाने का प्रारंभ किया। इस तरह उसने बहादुर शाह को सीमा विस्तार और शक्ति वृद्धि का अवसर दे दिया। ये बहादुर शाह जो गुजरात में था। अब गुजरात की स्थिति आती है और गुजरात पर आक्रमण करने के लिए सोचता है। अब गुजरात की कहानी, उस इतिहास को अगले वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए इसे यहीं पर रोकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।